हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8th से हमारा चैप्टर 3 है, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने इस चैप्टर में हम पार्लियामेंट के बारे में कवर करेंगे। सो पार्लियामेंट होती क्या है? पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद। ओके, तो जो पार्लियामेंट होती है वो मेनली जो काम होता है वो होता है लॉ मेकिंग का। जो जितने भी कानून बनते हैं, रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल्स बनते हैं कंट्री को चलाने के लिए, तो वो कहाँ पर बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। तो इसी के बारे में हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे कि पार्लियामेंट कैसे काम करती है, कैसे पूरा का पूरा जो फंक्शनिंग सिस्टम है पार्लियामेंट का कैसे चलता है, किसको पार्लियामेंट में इंक्लूड किया जाता है, कौन पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। तो इन सब के बारे में हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वी इन इंडिया आवर सेल्फ ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी। तो हमें पता है कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी चल रही है। Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic government to have the consist of their citizens। तो साथ ही हमने पहले ये भी देखा था कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पर क्या होता है कि रूल कौन करते हैं? कंट्री के पीपल। अब सब तो करते नहीं, सब क्या करते हैं? अपने बिहाफ पर एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर देते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन वो डिसीजन लेता है, और बाकी के और जो सभी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो ज़रूरी है, क्योंकि सिटीजन्स ने उनको बनाया है, तो उसके लिए जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, कंट्री के लिए जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, वो सिटीजन के फेवर में होने चाहिए और उनका पार्टिसिपेशन भी उसमें होना चाहिए। It is these elements that together make us a democracy, and this is best expressed in the institution of the parliament। और इन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है। और पार्लियामेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी रिप्रेजेंटेटिव, जिनको लोगों ने डायरेक्ट इलेक्ट किया है, चुनाव कर इलेक्शन से वोट दी है, उनको मेजोरिटी में जो भी आया उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, तो वो सभी कहाँ पर होते हैं? मतलब किसके लिए इलेक्ट किए जाते हैं? वो पार्लियामेंट के लिए। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट अनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट द डिसीजन इन द कंट्रोल द गवर्नमेंट, दस मेकिंग इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, thus making it important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कैसे पार्लियामेंट सभी सिटीजन के साथ कनेक्टेड है, कैसे डिसीजन लेने में या जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसको कंट्रोल करने में, या कोई और इम्पोर्टेंट सिंबल है जो इंडियन डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, या जो की फीचर्स है डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, उन सबको कंट्री में कैसे अप्लाई करना है। तो इन सब में पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, ये सब हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट चैप्टर में। तो ये जो आपको पिक्चर यहाँ पर शो कर रखी है, ये हमारी पार्लियामेंट है। अभी तो हमारी न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बननी स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये जो पहले हमारी संसद जिसको हम बोलते हैं, ये वो पार्लियामेंट है। और इसमें देखो आपको अलग अलग जो पीपल है, ये रियल नहीं है, वहाँ पर तो ये पोल लगे हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ऐसे शो कर रखा है कि सभी रिलीजन के लोग, हर टाइप के पर्सन एक साथ खड़े हुए हैं। तो मतलब ये इक्वालिटी को, यूनिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर संसद जो है वो सभी के लिए काम करेगा, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है व्हाई शुड पीपल डिसाइड। तो इसमें हमें बताना है कि पीपल जो है वो डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बारे में। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ है, कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। हमें इंडिपेंडेंसी मिली थी ब्रिटिश रूल से, उसके बाद इंडिया बिल्कुल फ्री है। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated।
तो जो ये फ्रीडम हमें मिली थी, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हमें ये फ्रीडम मिल गई थी और जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप इंडिया को फ्री करके चले गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया गया, काफ़ी लंबे टाइम की स्ट्रगल के बाद, लोगों के मूवमेंट्स के बाद, आंदोलन के बाद, वॉयलेंस के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को फ्री करके वापस गए थे। और अलग अलग सोसाइटी के लोगों ने, अलग अलग रिलीजन के लोगों ने इन सभी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट भी किया था। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड joined द स्ट्रगल एंड दे आर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वेलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग इस स्ट्रगल को ज्वाइन कर रहे थे। सभी लोग इससे कनेक्टेड थे कि इंडिया को कैसे भी करके फ्री कराना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और वो सब चाहते थे कि जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो उनको भी फ्रीडम मिलेगी, उनके साथ भी इक्वल बिहेव होगा, जो कि ब्रिटिश रूल में नहीं हो रहा है। उनको भी डिसीजन मेकिंग में, कंट्री के लिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें पार्टिसिपेशन मिलेगा। इन सभी के लिए लोगों ने सोचा कि हमें ये तभी मिलेगी, फ्रीडम, इक्वलिटी और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन तभी हो सकता है जब हम इंडिपेंडेंट होंगे। और इसलिए सभी लोगों ने साथ मिलकर इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया था। अंडर कॉलोनियल रूल को बोलते हैं जब हमारे ऊपर किसी और कंट्री का रूल था, जैसे ब्रिटिशर्स का रूल था तो उसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल। अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैव लिव्ड इन फियर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश का रूल था तो हर लोग एक डर में जीते थे, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती थी उससे इंडियंस बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। काफ़ी डिसीजन तो ऐसे लिए जाते थे जो इंडियन को हमेशा उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए ही लिए जाते थे, ताकि वो हमेशा दबाव में रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। उनको लगता था कि अगर उन्होंने गलती से भी इस जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसके अगेंस्ट जाते हैं तो उनको मार दिया जाएगा, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड दिस सिचुएशन। उसके बाद जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसके बाद तो सिचुएशन चेंज हो गई थी। लोगों ने सोच लिया था कि अब हमें कुछ भी करके इंडिपेंडेंसी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें मरना ही क्यों ना पड़े। द नेशनलिस्ट बिगम द ओपन क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट कौन होते हैं? राष्ट्रवादी। मतलब वो ये सोचते कि हमारी कंट्री फ्री होनी चाहिए, किसी और कंट्री का या किसी एक पर्टिकुलर लीडर का, रूलर का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओपनली, बिल्कुल खुले में उनको क्रिटिसाइज करना, उनकी गलतियां उनको बताना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था, उनके अगेंस्ट जाता था, तो क्या होता था? उनको मार दिया जाता था या उनको जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन जैसे ही नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए उसके बाद जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया एंड मेक डिमांड्स। और डिमांड की कि वो जल्द से जल्द इंडिया को फ्री कर दे, इंडिया को छोड़ के चले जाएं। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected member in the legislature will a right of discuss the budget and ask question। उसके बाद क्या हुआ? 1885 की बात यहाँ पर बताई है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी थी, जो इंडिया की पार्टी थी, उसने ये डिमांड की कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ी ना सेपरेशन ऑफ पावर में। तो सेपरेशन ऑफ पावर में एक सबसे पहले वाला जो पार्ट आता है वो लेजिस्लेचर का है, जिसका काम होता है मेकिंग द लॉज। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी वो ये चाहती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर बॉडी है उसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर इंडिया के भी होने चाहिए, ताकि जो बजट आता है या कोई क्वेश्चन अगर उनको पूछना है तो वो उस लेजिस्लेचर से, उन पर्सन से, क्योंकि वो पर्सन खुद इंडिया के होंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं होंगे, तो वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909 में, और उसने इस बात की परमिशन दे दी कि ठीक है, लेजिस्लेचर में कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनको इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी, बल्कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, वो उनको अपॉइंट करेगी और वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट।
लेकिन उसके बाद भी क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके डिसीजन को उन्होंने कम माना या उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए। They did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ना ही सभी जो अडल्ट पर्सन से जो युवा लोग थे उनको वोटिंग राइट दिया, और ना ही सभी को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने दिया। उनका कहना ये था कि वो जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी, बस ओनली वो डिस्कस कर सकते हैं और बाकी उनकी कोई जो ओपिनियन है वो बता सकती है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा तो ही वो उस डिस्कशन को, उनकी जो सजेशन है उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे करके जब स्ट्रगल्स ज़्यादा चला, फ्रीडम के लिए लोगों ने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने सभी लोगों को बताया कि अगर इंडिपेंडेंसी चाहिए तो उन्हें उन्हें सबको एक साथ आगे आना पड़ेगा, तभी इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल से उसके कंट्रोल से फ्री हो सकता है, अदरवाइज इंडिया कभी भी फ्री नहीं होगा। तो इसी के लिए इंडिपेंडेंसी के लिए सभी ने एक साथ मिलकर स्ट्रगल किया, एक साथ मिलकर सभी ने अपनी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद इंडिया फ्री भी हो गया था, इंडिपेंडेंट भी हो गया। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री। और जैसे ही इंडिया फ्री हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद सभी सिटीजन्स जो थे फ्री थे, एक बिल्कुल जो स्वतंत्र कंट्री थी उसके सिटीजन बन गए थे। This is do not mean that the government could do what is felt like. It means that the government had to be sensitive to people needs and demand. उसके बाद ये नहीं था कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके बाद क्योंकि कंट्री फ्री हो चुकी थी और सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन दिया था, तो सभी के साथ इक्वल बिहेव किया गया। उनकी जो ज़रूरतें और उनकी जो डिमांड थी, सभी लोगों की डिमांड को देखा गया और उसके बाद ही डिसीजन लिया गया। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड concrete in the constitution of independent India that laid down the principle of universal adult franchisee. और सबसे मेन बात की जो फ्रीडम थी, जो इंडिपेंडेंसी थी, वो सभी लोगों की वजह से मिली थी। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि पूरी कंट्री ने, पूरी कंट्री के अलग अलग रिलीजन, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कास्ट, सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसलिए अब एक ऐसी डिमांड, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी थी ताकि सभी लोगों को लगे कि उनके साथ उन्होंने जो पार्टिसिपेशन इंडिपेंडेंसी में दिया है, जो स्ट्रगल उन्होंने किया है, उनके बदले में उनको जो रिजल्ट मिला वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रिंसिपल बनाया, और जो प्रिंसिपल था वो था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें सबसे मेन प्रिंसिपल उसमें इंक्लूड किया गया, और वो प्रिंसिपल कौन सा था? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? दैट ऑल अडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू वोट। मतलब कंट्री के जितने भी सिटीजन अडल्ट सिटीजन होंगे, ठीक है, कंट्री के जितने भी अडल्ट सिटीजन पहले जो ये एज थी वो 21 ईयर थी। ओके, जब सबसे स्टार्टिंग में जब हमें राइट टू वोट मिला था तो उस टाइम ये एज 21 साल थी, लेकिन बाद में इस एज को कम करके 18 साल कर दिया, 18 ईयर कर दिया, और अब प्रेजेंट में भी कितनी है? 18 ईयर ही है। ओके, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया का हर एक पर्सन जिसकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा है, हर एक सिटीजन इंडिया का जिसकी एज 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है, तो उसको कौन सा राइट मिल जाता है? राइट टू वोट मिल जाता है। मतलब जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की बात आएगी, तो वो पर्सन उसमें उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट कर सकता है। ओके, तो ये राइट सभी लोगों को दिए गए ताकि, क्योंकि सभी लोगों को ये बताना था कि उन्होंने जो भी पार्टिसिपेशन दिया है इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए, तो उसके बदले में उनको सभी को इक्वल राइट दिए गए हैं, सभी को राइट टू वोट दिया गया और सभी को इक्वेलिटी और फ्रीडम दी गई। ओके, तो अगर आपसे पूछे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी किससे कनेक्टेड है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कनेक्टेड है राइट टू वोट से। मतलब इंडिया का हर एक पर्सन जिसकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा है, तो उसको कंट्री में राइट टू वोट मिल जाता है। जब भी कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन होंगी,
तो उस टाइम वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा है तो वो वोट कर सकता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पीपल एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसको हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहा है वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में, और जो इंडिया की इंडिपेंडेंसी में और जो हमारे पास यहाँ पर दो एक्ट दिए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया है 1909 में, और एक और एक्ट दिया था हमारे पास, सॉरी एक्ट नहीं है ये, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड है जो 1885 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताई गई थी। ओके, तो ये दोनों, ये जो मेन बातें, मेन टॉपिक थे इसमें, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। जो कवर पार्ट हमने अभी कवर किया है इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके, और साथ में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो सबसे मेन टॉपिक रहा है हमारा, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हमारा रहेगा पीपल एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव, ये हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।